बहुत समय पहले की बात है। सरगांव नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में लकड़हार रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ वर्मा के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ वर्मा मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसकी परिवार का जीवन में आपन होता था। रीता, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन चिंटू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रहे हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल के फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करो? अजी मैं एक बात आपसे साफ साफ कह देती हूँ, सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अच्छा ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से अपनी पगार बढ़ाने की बात करूँगा। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। तुम देखना, आज ये सेठ लालचंद कोई ना कोई तलफला जरूर करेगा। ये सेठ हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार भाइयों इसने मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने उनसे 200 रुपए उधार लिया था उन पर ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। एक तो ये सेठ हमसे दोगुना काम करवाता है और फिर बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई हरिया, पिछली बार तो सेठ ने मेरे भी पैसे काट ले थे। मैंने तो बस 2 छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बिटिया बीमार थी, और इस सेठ ने इसी चीज का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। भाइयों तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सेठ को बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के कीड़े पड़कर मरे। हे भगवान, इस बार ये सेठ मेरी पूरी पगार दे दे ताकि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ सकूं। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सभी सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है तो आप हमें इस महीने की हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। देखो रे बड़े, ध्यान से सुनो, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तुम्हें पता है ना, अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन भी लाना है और मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। कहा ना 2 दिन बाद आना। मोहन अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रीता, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद पगार मिलेगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं रीता, ये सेठ कभी टाइम पर पैसे देता ही नहीं है। 1-2 दिन की ही तो बात है, चलो देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ सबको पगार देता है। अरे हरिया, यह लो अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। इस महीने तो मैंने 3000 का काम किया है ना। हाँ बे, काम तो किया है, पर तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे मैंने तेरे उसी आराम के काटे हैं। सेठ जी, पर आपने तो कहा था कि 1 महीने के 3000 मिलेंगे 8 घंटे काम करने के, और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया है। सेठ जी, बस 1 घंटा आराम किया है। देख भाई हरिया, तुम मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। मोहन, ये लो तुम्हारे 1500 रुपए। पर सेठ जी, मैंने तो पूरे 3000 रुपए का काम किया है। न मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और नहीं कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है सेठ जी। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ों का दाम बहुत कम चल रहा है। इस वजह से तुम्हें भी पगार थोड़ी कमी मिलेगी जब तक लकड़ों का दाम ऊपर नहीं जाता। पर सेठ जी, बात तो 3000 रुपए की हुई थी ना। 2500 ही मिलेंगे। काम करना है कर, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले, समझा। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है आपको? रीता, सेठ जी ने इस बार बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में 1000 रुपए निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या क्या करेंगे?
अब मैं तुम्हें क्या कहूँ रीता, अब तुम्हें इन्हीं में गुजारा करना होगा। सबसे पहले तुम बच्चों के स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं कुछ देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं आपने? नहीं रीता, मैंने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। रीता, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद मैं कहीं और भी काम किया करूँगा, इससे मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। मोहन सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मोहन को कोई काम नहीं मिला। अंत में थक हार कर मोहन वापस जाने लगता है। तभी वे देखता है जो बहुत सारी गायों का झुंड इसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यही देखकर मोहन बहुत डर जाता है। वे इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा देखती है और वहां गुफा में जाकर छुप जाता है। जब गायों का झुंड वहां से निकल जाता है तो मोहन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो ये गाय मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल ही देती। और ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह कौन सी है? मोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में पड़ी एक टोकरी पर जाती है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ इस गुफा में कौन छोड़ गया? चलो ठीक है, मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। मोहन जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में इसे एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वो मोहन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करिएगा, आप जो भी हैं, एक गाय का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उन्हीं से बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया, और जब वह है गाय का झुंड वहां से चला गया तो मैं इस गुफा से निकलने ही वाला था कि मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए यहाँ टोकरी किसी के नहीं होगी, इसलिए मैंने इस टोकरी को छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी नज़र जिस पर एक बार पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास खुली आंखों से पढ़ सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक जीनी हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है और इस गुफा में बस वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता तो तुम इस गुफा में कभी नहीं आ पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में आ पाए और इस टोकरी को छू पाए। और अब जब तुमने इस टोकरी को छू ही लिया है तो अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। मोहन, ये टोकरी तुम ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वही वस्तु तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इस टोकरी में वही वस्तु डालना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। मोहन टोकरी को लेकर घर आ जाता है। रीता, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले यह बताए, आप तो काम की तलाश में गई थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? काम तो नहीं मिला, लेकिन रीता, ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। मोहन रीता को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ रीता, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रीता, तुम्हें याद है न, जब मैं एक बार जंगल में लकड़ी काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और मैंने उसे लाकर तुम्हें दिया था। जी हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इस टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। रीता चंदन की लकड़ी को ले आती है और इसे टोकरी में डाल देती है। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियाँ आ जाती है। अरे ये तो चमत्कारी हो गया, ये देखे कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो इसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ रीता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच दूंगा और इन्हें बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे। अगले दिन मोहन सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ता है। वहाँ पर मोहन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी मोहन से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिले।
पैसों को लेकर मोहन घर आ जाता है। रीता देखो, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने अच्छे पैसे मिले हैं। इनमें से स्कूल की फीस निकालकर तुम बच्चों की फीस भर देना और बाकी के पैसे संभाल कर रख देना। अच्छा रीता, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ रीता, मैं सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा रहा। मैं तो जो वहाँ पर मेरे मित्र बंधु लकड़हारे काम कर रहे हैं उन्हें ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी से मेरे साथ साथ वे लकड़हारे भी बहुत परेशान हैं। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वो सभी लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सेठ ने उन्हें कभी भी उनके पूरे पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन सबको भी अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह मोहन सभी लकड़हारों के पास जाता है और अपनी जादुई टोकरी के बारे में बताता है। देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तुम्हें उस सेठ से ज्यादा पैसे दूंगा और हम बराबर मेहनत किया करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे भी बराबर में बांट लिया करेंगे। सभी मोहन की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वो मोहन के साथ काम में जुट जाते हैं। सभी लकड़हारे मिलकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ देखता है कि कोई भी लकड़हार उसके यहाँ काम पर नहीं आ रहा है, तो वे अपनी नौकर से पूछता है, अरे बिरजू, ये सारे लकड़ारे कहाँ मर गए? 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे। मेरा साला काम ऐसे ही पड़ा है, क्या इन्हें काम नहीं करना? और कहीं इन्होंने मेरे यहाँ से काम छोड़ तो नहीं दिया? सेठ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे अगर पता नहीं है तो जाकर पता कर, आखिर ये लकड़हारे काम पर क्यों नहीं आ रहे? इस तरह सेठ के कहे अनुसार बिरजू लकड़हारे पर नजर रखने लगता है। क्या उन्होंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है? सभी लकड़हारों पर नजर रख वो जो भी करते हैं। एक दिन बिरजू ने देखा थी रामू एक टोकरी में चंदन की लकड़ी रखता है और बदले में बहुत सारी लकड़ियाँ आ जाती है। यहाँ देखकर बिरजू हैरान हो जाता है। अब वो ये बात जाकर सेठ को बताता है। अच्छा, तो ये बात है, लगता है मोहन के हाथ कोई जादुई टोकरी लगी है जो उसे हर रोज बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ दे रही है। अब हमें उस टोकरी को हासिल करना होगा। मुझे इसकी जादुई टोकरी चुराने ही पड़ेगी। इस तरह अगली रात में बिरजू मोहन के घर में चुपके से पहुंच जाता है और उस जादुई टोकरी को चुराकर अपने घर आ जाता है। ओ बिरजू, तुमने देखा था न कि जो मोहन इस टोकरी में डालता था वो बहुत सारा बन जाता था। हाँ सेठ जी, मैंने तो यही देखा था। सेठ जैसे ही टोकरी में सोने का सिक्का डालता है उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से सेठ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, वही बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिरजू भी वहाँ से भाग जाता है। अगली दिन जब सुबह होती है तो मोहन अपनी जादुई टोकरी को ढूंढता है, मगर उससे वो टोकरी कहीं नहीं मिलती। रीता, हमारी जादुई टोकरी कहाँ गई? हमने यहीं पर तो रखी थी। पता नहीं जी, यहीं पर टोकरी रखी थी पर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। वो लगता है किसी ने हमारी टोकरी को चुरा लिया है। हम फिर से गरीब हो गई। वे लोग इतनी बातें कर भी रहे थे कि तभी वे जादुई जिन उनके घर में प्रकट हो जाता है और उसके पास उसके हाथ में वही जादुई टोकरी थी। मोहन, ये लो तुम्हारी जादुई टोकरी। ये सेठ ने तुम्हारे घर से चोरी कर ली थी और इसे चोरी करने का दंड उसे मिल चुका है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा सबक मिला है। अब वो कभी भी इस टोकरी को चुराने की कोशिश नहीं करेगा। अब इस टोकरी का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। इतना कहकर वह जिन वहाँ से चला जाता है। मोहन ने उस टोकरी की मदद बहुत अच्छी से अपना जीवन यापन कर रहे थे।